हेलो छात्राओं, अब बारी है अति लघुत्तरी प्रश्न को हल करने के बाद लघुत्तरी प्रश्न की। और ये जो पेपर जो हम लोग हल कर रहे हैं वो मैथ का पेपर है। और यह जो है फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। यह फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो कि 2018 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग इस पेपर को हल करते हैं और इन पेपर को हल करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया है और इसमें समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं जो कि 12 नंबर वाला प्रश्न है। वो क्या कह रहा है कि एक साइकिल रुपए कितने 1800 में बेचने पर, एक साइकिल है उसको कितने में बेचा गया? 1800 रुपये में बेचा गया। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वह 1800 रुपये है। ठीक है, 1800 रुपये क्या है? साइकिल का क्या है? विक्रय मूल्य है। और जब उसे 1800 रुपये में बेचा गया तो हमने पाया कि उस पर 10% की क्या हो जा रही है? हानि हो जा रही है। जब उसको बेचा गया तो यहाँ पर लिख दिया गया कि क्या हो रही है? 10% की हानि हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हानि बराबर कितना? 10%। उसे 10% की क्या हो गई? हानि हो गई जब उसने कितने के साइकिल को 1800 रुपये में बेचा। तो क्या कह रहा है कि साइकिल का क्या करिए? क्रय मूल्य क्या होगा? उस साइकिल की, वो जो साइकिल है वो कितने का खरीदा था कि वो 1800 रुपये में बेचा, फिर भी उसे कितना का हानि हो गया? 10% की हानि हो गई। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमको पता क्या करना है कि साइकिल का क्या चीज़? क्रय मूल्य का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका देखिए सूत्र क्या होता है। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? आप लिख देंगे कि क्रय मूल्य बराबर, जो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100। क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि का प्रतिशत। यह इसका क्या है? क्रय मूल्य का क्या है? सूत्र है। अब इसी सूत्र पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो मान दिया है उसी मान को हम इस सूत्र पे रख देते हैं। जब इस सूत्र पे रखेंगे तो क्रय मूल्य तो पता नहीं, तो यहाँ पर क्रय मूल्य ही लिख देते हैं, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितने का है? 1800 में बेचा गया है तो 1800 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है? गुणे का चिन्ह कितना है? 100। फिर उसके बाद क्या लिखा है? 100 बटे में 100। फिर माइनस क्या लिखा है? कितना हानि हुआ है, कितने प्रतिशत की हानि हो गई है? तो उसे 10% की हानि हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करते हैं, अब इसको आगे हल करते हैं। जो हल करेंगे तो अब यहाँ पर इससे घटा देंगे तो ये तो सेम टू सेम रह गया। बट्टे में क्या हो गया? 90। अरे 100 में से 10 गया 90, कट गया ये। अब यहाँ पर क्या है? 9, तो 9 दूना 18, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या? ये 200 और ये 100। तो यहाँ पर क्या हो गया? 200 गुणे 10 करेंगे, ये 10 100 नहीं है, 80 कट ही गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? 200 और 200 का गुणा 100 में करें, अरे 10 में करेंगे तो क्या आ गया? आ गया हमारा 2000 रुपये। मतलब कि वह जो साइकिल का पूछा था कि साइकिल की क्रय मूल्य क्या होगा, तो साइकिल का क्रय मूल्य लिख देंगे कि जो साइकिल है, साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? 2000 रुपये होंगे या होगा।
जो साइकिल का जो है क्रय मूल्य कितना होगा, 2000 रुपये होगा। यदि 1800 रुपये में बेचने पर उसे 10% की अगर हानि हो रही है तो वह साइकिल जो है 2000 रुपये की खरीदी गई होगी। समझ में आया कि नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज क्या कर रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या दे दिया है, मूलधन हमारा 500 रुपये है, जो है समय दे दिया है 3 वर्ष, और दर कितना है 12% की दर से, वो भी वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जबकि हमको पता है क्या कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यह क्या होता है, यह सूत्र होता है किसका, साधारण ब्याज का। जो कि अब जो दिया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जबकि मूलधन बराबर दिया है, मूलधन बराबर क्या दे दिया है, 500 रुपये दे दिया है। और आगे बोला है कि जो समय है, समय दे दिया है 3 वर्ष, और दर दे दिया है, दर दे दिया है कितना, 12% के दर से वह क्या लग रहा है, साधारण ब्याज पता करना है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज बराबर क्या बोला है, मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500। फिर उसके बाद बोला है कि दर कितना है, 12%, तो यहाँ पर लिखेंगे 12%। फिर गुणे, उसके बाद बोला है समय कितना है, 3 वर्ष लगा है, बटे में क्या है, 100 है, यहाँ पर लिख देंगे 100। समझ में आया कि नहीं है। अब क्या करिए, ये दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट दीजिए। काटने के बाद यहाँ पर 5 बचा, तो 12 पचे 60। अब यहाँ पर हो गया 60 गुणे क्या हो गया, 3। अब इस 3 का गुणा किस में करेंगे, 60 में करेंगे। तो 60 का गुणा करेंगे, 60 तिहाई 180। 180 रुपये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कि साधारण ब्याज 180 रुपये होगा। क्या होगा, 180 रुपये होगा यदि 500 रुपये का 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज लग रहा है, वो भी कैसा, साधारण ब्याज लग रहा है। तो कितना ब्याज बनेगा, 180 रुपये जो है 3 साल का बनेगा ब्याज। समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि यक्स कोष्टक में y माइनस जेड, फिर कह रहा है कि प्लस y जेड माइनस यक्स प्लस जेड कोष्टक में यक्स माइनस वाई को क्या करिए, सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो चलिए हम लोग सरल करने के लिए काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न हम लिख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया था कि यक्स माइनस वाई जेड माइनस यक्स फिर प्लस जेड यक्स माइनस वाई। अब देखिए जो यहाँ पर हम कर सकते हैं वही कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सभी कोष्टक को तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने के लिए हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो यह यक्स है, वाई है, तो क्या आ जाए यक्स वाई, माइनस है तो माइनस, क्या होगा यक्स जेड, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो वाई और जेड, यहाँ पर लिखेंगे वाई जेड, और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई और यक्स, यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है जेड है और यक्स है, तो यहाँ पर हम यक्स जेड लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो फिर ये माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे वाई और जेड। इस प्रकार से क्या कर देंगे, सभी का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें
इस प्रकार के अंक दिखाई दे रहे हैं। तो जो जो सेम अंक हैं, जो सेम अचर पद हैं, उनको क्या करते हैं, एक जगह कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x और y दिखाई दे रहा है, x और y कहीं और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो x y, ये देखिए इसको आगे पीछे कर देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कर दिए, सेम जगह आ गया। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस, तो x और z है। अब देखेंगे x और z कहाँ है, यहाँ पर है x और z, तो यहाँ पे लिखेंगे x और z, ठीक। अब ये भी खत्म हो गया, अब बारी है इसकी, ठीक है। यह जो है इसको ख़त्म कर दिया, यह जो है इसको ख़त्म कर दिया। अब बारी है y की, तो y z। अब y और z देखेंगे तो यहाँ पर है प्लस y और z, एकदम सेम। इस प्रकार से उतारने के बाद अब पाएंगे कि इससे यह कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे यह कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस था, कैंसिल। ये भी प्लस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस है और ये माइनस है, तो ये भी घट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सरल करने पर आ गया कि यह क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया कि नहीं है, क्या होगा, 0 होगा। देखिए कहीं पे भी अगर प्लस माइनस का थोड़ा बड़ा इधर उधर हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन करने का नियम यही है कि सबसे पहले कोष्ठक तोड़िए, फिर देखिए कि जो एक साथ आते हैं तो उनको एक साथ रख के, फिर जुड़ता है तो जोड़ दें, घटता है तो घटा दें। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए कितने दिन का, 40 दिनों की क्या है, भोजन की सामग्री है। क्या है कि 50 बच्चे 40 दिन तक खाना खा सकते हैं, इतना सामग्री है। समझ में आ कि नहीं है। अब क्या कह रहा है कि यदि छात्रावास में 30 और जो है 30 बच्चे और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, वो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, यह पता करना है। तो हमको यह पता करना पड़ेगा कि कितने बच्चे की, मतलब कि भोजन की इकाई क्या है। तो भोजन की इकाई बराबर होता है छात्रों की संख्या गुणे भोजन के दिन। समझ में आया नहीं। तो इस प्रकार से हम पहले भोजन की इकाई पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि भोजन की इकाई, भोजन की इकाई बराबर क्या होता है, मैंने बताया है अभी कि छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या कितनी थी, 50 थी, और भोजन कितने दिन चल रहा था, 40 दिन तक चल रहा था। इसका मतलब यह है कि अगर गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कि 5 चौक को 20 और 2 ठे 0, मतलब कि 2000 भोजन की इकाई कितनी है, 2000 इकाई है। मतलब कि अगर एक बच्चा रहेगा तो वह जो है कितने दिन तक खा सकता है, इतने दिनों तक भोजन को खा सकता है, 2000 दिनों तक खा सकता है। समझ में आया कि नहीं है। तो हमने क्या किया, भोजन की इकाई को पता कर लिया। अब क्या करते हैं कि हमको बोला है कि 30 बच्चे क्या हो गए, ऐड हो गए हैं और जुड़ गए हैं। तो अब क्या करना है कि छात्रों की संख्या बढ़ जाने पर, अब बढ़े, पहले कितना था, 50 था, अब बढ़ के क्या हो गया है, 30 बढ़ गए हैं। तो अब कितने हो गए छात्रों की संख्या, 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। तो अब हम कितने, अब छात्रों की संख्या कितनी होगी, 80 हो गई। अब जबकि हमारे पास क्या है, भोजन की इकाई 2000 है, तो अब क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा है कि कितने दिन तक चलेगा, तो वो भोजन किया कितने दिन चलेगा कि 2000 डिवाइड बाई 8000, भाग कर दीजिए, कट गया, यह कट गया। अब इसको काटिए, 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटा, ये 1 बार में कटा, मतलब ऊपर 100 नीचे क्या है, ऊपर 100 हो गया और नीचे 4 हो गया। तो ये कितने बार में, 5, और ये कित गया 2, फिर ये कट गया 25, मतलब कि 25 दिन, मतलब कि 30 छात्र अगर बढ़ गए हैं तो वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा, वह भोजन जो है 25 दिनों तक जाकर 25वें दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो कितने दिनों बाद समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे कि भोजन 25 दिन में
क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में कि नहीं है? वो भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 25 दिन में ही क्या हो जाएगा, भोजन समाप्त हो जाएगा। अगर 50 बच्चों की जगह पे अगर 30 बच्चे और आ गए, मतलब कि 80 बच्चे हो गए, तो भोजन 25 दिन ही चलेगा, जबकि पहले 50 बच्चे थे तो 40 दिन चलता था। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न क्या देता है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, जो आयताकार गत्ता है उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 117 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, 117 वर्ग सेंटीमीटर है ना, हाँ वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है। आगे बोला है उसकी लंबाई दे दिया है, उसकी लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, तथा गत्ते की लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो गत्ते की क्या करिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब गत्ते की क्या करना है, अब यहाँ पर लिख देंगे कि गत्ते की चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको गत्ते की क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो हमको क्या दे दिया है, हमको पता है क्या, गत्ते का क्षेत्रफल पता है और लंबाई भी पता है। तो हम यहाँ पर जो जो मान पता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 117 फिर बराबर है, फिर उसके बाद क्या है, लंबाई कितना है, 13 है। फिर यहाँ पर चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि चौड़ाई क्या है, यक्स है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि माना कि चौड़ाई बराबर x है, ठीक है, चौड़ाई बराबर x है, तो हमने मान लिख के रख दिया। अब इसको क्या करते हैं, यक्स को यही रहने देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो यक्स बराबर 117 बटे क्या हो गया, 13 नवा 117, मतलब कि यक्स बराबर क्या आ गया, 9। मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। उस गत्ते की चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उस गत्ते की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। उसका जो दिया है क्या, चौड़ाई वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई कितना होगा, 13 होगा और क्षेत्रफल 117 होगा, तो चौड़ाई जो है निश्चित है कि 9 सेंटीमीटर ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। 17 वाले प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 270 मीटर की, वो क्या है, रेलगाड़ी है। यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई, प्रश्न पूरा देख लें क्या, पूरा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि लंबाई 170 मीटर रेल की लंबाई है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। वो क्या कर रही है, 1 सेकंड में, 9 सेकंड में ही क्या कर रही है, रेलगाड़ी उस खंभे को पार कर दे रही है। उसकी चाल
किसमें किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में क्या करिए, ज्ञात करिए। यह क्या हमको पता करना है, किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है, यह पता करना है उसकी चाल, किसकी, रेलगाड़ी की चाल पता करना है, वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में ज्ञात करना है। समझ में कि नहीं है। जो प्रश्न दिया है, प्रश्न में जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह किस में बदल जाएगी, दूरी में बदल जाएगी। समझ में कि नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि दूरी, ठीक है, बराबर कितना है, 270 मीटर है। समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या किया, जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई को हमने क्या कर दिया है, दूरी में बदल दिया है। समझ में कि नहीं आया। आगे क्या है, फिर कह रहा है कि वह कितने सेकंड में, समय कितना लग रहा है उस खंभे को पार करने में, 9 सेकंड में ही पार कर दे रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समय बराबर कितना लगा, 9 सेकंड। क्या लगा है, 9 सेकंड का समय लगा। उस 9 सेकंड में ही उस खंभे को पार कर दे रही है, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 270। तो इसको क्या करिए, सबसे पहले इससे हम क्या कर लेते हैं, चाल पता कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, तो हमको पता है क्या कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर हमको क्या पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चाल हमको पता नहीं है, हमको यहाँ लिखेंगे कि चाल दूरी कितनी है, 270 मीटर। तो 270 मीटर हम लिख लेंगे, 270 मीटर बटे क्या है, समय कितना लग रहा है, 9 सेकंड। तो 9 और यहाँ से भाग कर देंगे, 9 त्रि 27। अब ये हो गया। चाल बराबर क्या हो गया, चाल बराबर हमको पता चल गया कि 30 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या कर रही है, गाड़ी चल रही है। गाड़ी कितने रफ्तार से चल रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या कर रही है, गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हमको प्रश्न में बोला है कि आप मीटर प्रति सेकंड में मत बताइएगा, आप बताइएगा किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार में बताइएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमको 18/5 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, गुणा करना होगा। जब हम किससे, इस 30 में क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 30 गुणे 18/5। तो ये 5 से कट गया कितनी बार में, 6 बार में। तो 18 छक्का 108 होता है, 18 छक्का 108। इसका गुणा किए हैं तो 18 छक्का 108। तो हम लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से क्या है, रेलगाड़ी क्या कर रही है, चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न नंबर 18 में दिया है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। एक उद्यान है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे क्या हैं, लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। जो नीचे दी गई है इस सारणी में क्या है, इनकी संख्या दी गई है कि गुलाब का 300 पौधा है, गेंदे का 250, जूही का 100, डहेलिया का 150 और रजनीगंधा के 450 फूल लगाए गए हैं। ठीक है, इनको क्या करिए,
पिक्टोग्राफ में क्या करिए, दर्शाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फूलों की संख्या लिख लेते हैं, फूल लिख देते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि फूलों के नाम, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे फूलों की संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब पिक्टोग्राफ का द्वारा प्रदर्शित का जो है चिन्ह, यहाँ पर पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित चिन्ह है, ठीक है, द्वारा प्रदर्शित चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को एक चीज़ देखेंगे, अब कभी भी इस प्रकार के हर साल प्रश्न आते हैं इस प्रकार के, और इनको जब भी आप हल करें तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखें, क्या चीज़, कि देखें कि 10 से विभाजित करेंगे, प्रत्येक अंक जो है 10 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 20 से करें, 20 से नहीं होगा, 25 से करें, 25 से नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, 25, 100, 50 से करते हैं, 50 से हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, 100 से नहीं हो पाएगा, 50 से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पाएंगे कि अगर हम 50 से एक चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है, हम एक चिन्ह बना लेते हैं। सबसे पहले इन फूलों के नाम लिख लेता हूँ कि ये गुलाब है, गुलाब है, यह गेंदा है, यह क्या है, जूही है, जूही है, यह डहेलिया है, लिया है, और यह है रजनीगंधा है, ठीक है, ये क्या है, रजनीगंधा है। यह प्रकार के फूल हैं और उनके फूलों की संख्या क्या है, यह 300 है, और यह क्या है 250, फिर उसके बाद ये 100 पेड़ है, फिर ये क्या है 150 है, फिर ये 450 रुपये। अब हम क्या करते हैं, एक चिन्ह बना लेते हैं, अपने मन से किसी भी प्रकार का चिन्ह आप बना सकते हैं और बता दीजिएगा कि इस चिन्ह बराबर हम इतने पौधों की संख्या माने हैं। तो हम बना लेते हैं कि 50 पौधों की संख्या, 50 पौधों की संख्या बराबर हम क्या करते हैं, कोई भी चित्र, एक गोला बना लेते हैं या फिर ट्रायंगल बना लेते हैं या फिर फूल का चिन्ह बना लेते हैं, इस प्रकार का फूल का चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हैं, एनीवे आपको जो सरल लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 300 है, मतलब 50 का करेंगे तो यह कितनी बार में आएगा, 0 0 कट गया, 6 चिन्ह इस प्रकार के बनाएंगे तो यह गुलाब का चिन्ह प्रदर्शित हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये 250 है, तो 250 कितने बार में, 5 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 बार बना देंगे, 5 फूल बना देंगे, ठीक है। पाँच गो हो गया, फिर उसके बाद 100 है तो 100 की जगह पे 2 बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 150 है तो 150 की जगह 3 बनाना है, फिर ये 400 है, अरे 450 है, तो 450 कितने 9 ठे फूलों की संख्या बनाएंगे इस प्रकार के, तब जाकर होगा। तो यहाँ पर 9 ठे फूल बनाने पड़ेंगे। चार, 5 गो,
अब ये जो है फूल बन के हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, यह हमारा फूल बन के तैयार हो गया। अब इसका हमने चिन्ह बना लिया। ठीक है, यह जैसे जैसे बोला था हमने एक मान लिया कि यह जो फूल का चिन्ह जहाँ पर बना देंगे वो 50 पौधों की संख्या को प्रदर्शित कर देगा। तो अब हमने क्या किया है, 300 पौधे दर्शाने थे तो हम क्या किए हैं, 50 पौधों का एक फूल बनाया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बना दिए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बना दिए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 300 था तो मतलब 6 फूल बना देंगे, 6, फिर 6 यहाँ पर करेंगे, 6 का गुणा 50 में करेंगे, आ गया 300, तो 300 पौधे यहाँ पर पता हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर क्या किए हैं, हमने 5 बना दिए हैं, यहाँ पर 100 था तो 2 बना दिया है, यहाँ पर 150 था तो 3 बना दिया है, यहाँ पर 450 था तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यह 9 फूल बनाए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 3 फूल बना है, यहाँ पर क्या है 2 फूल बना है, और यहाँ पर 6 फूल, और यहाँ पर 5 फूल बने हैं। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से आप कभी भी प्रश्न हल करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी और सवाल सही होगा और नंबर आपको भरपूर पूरा मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से आप कभी भी सवाल हल करें तो इसी प्रकार से